नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 14 अप्रैल 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आतिश चंद्र। बिहार कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी। ये फिलहाल कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव हैं। इनका रैंक और वेतनमान अतिरिक्त सचिव के समतुल्य होगा। मुखमीत सिंह भाटिया को ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक और प्रशांत कुमार सिंह को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु इज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीएआई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सौरभ गर्ग। 1991 बैच के उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। सौरभ गर्ग को आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इनका वेतनमान और रैंक भी अतिरिक्त सचिव के स्तर का होगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये है संजीव कुमार। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। ये 1993 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने अनुज अग्रवाल की जगह ली है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी आरसीईपी समझौते के लिए आधिकारिक अनुसमर्थन प्रक्रिया को पूरा करने वाला पहला देश कौन बन गया है? The first country to complete the official ratification process of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agreement is the right answer is option number D. सिंगापुर बना है पहला देश। सिंगापुर ने RCEP समझौते को 9 अप्रैल को अंगीकार कर लिया। RCEP आसियान के 10 सदस्य देशों कौन कौन से हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और 5 अन्य देश चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के द्वारा अपनाया गया एक मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इस समझौते पर 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे। आरसीईपी चीन की अगुवाई में किया गया विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है, लेकिन भारत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये बने हैं सुशील चंद्रा। 13 अप्रैल को भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले सुनील अरोड़ा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। इनका कार्यकाल मई 2022 तक जारी रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि संविधान के किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद के तहत सीईसी की अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बनकर उभरे फिल्म अभिनेता सोनू सूद को किस राज्य के कोविड टीकाकरण मुहिम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? Film actor Sonu Sood, who emerged as the Masiha for migrant laborers during the Corona lockdown, has been appointed as the brand ambassador of which state's COVID vaccination campaign? The right answer is option number B. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 11 अप्रैल को सोनू सूद के साथ मीटिंग के बाद यह घोषणा किया। इस मौके पर अभिनेता सोनू सूद ने मुख्यमंत्री को अपनी किताब आई एम नो मसीहा भी भेंट की थी। किताब का नाम याद रखिएगा, ये बुक के राइटर के बारे में पूछा जा सकता है। आई एम नो मसीहा रिटन बाय सोनू सूद। सोनू सूद ने बताया कि पुस्तक में मोगा जो कि पंजाब में है से मुंबई तक के तजुर्बों के बारे में लिखा गया है।
दोस्तों 67वीं यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूरी साल भर के करंट अफेयर्स को यानी नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को आप मात्र 15 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स पीडीएफ से। और ये काफ़ी ऑथेंटिक है। देखिए कैसे, वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एमसीक्यू जारी होता है। इसमें कुल 50 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 48 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। तो हर एक पीडीएफ में आपको लगभग 6 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज पूरे साल भर के रिवाइज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में जारी होता है पीडीएफ केवल, ये इसका वीडियो जारी नहीं होता है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्सन का। इसमें आपको 12 महीने का 12 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ में आपको 25 मिनट का समय लगेगा, यानी कुल समय लग गया इसमें भी 5 घंटे। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स आपको मंथली पीडीएफ मिलेगा, 14 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ और साथ साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का। तो 22 मिनट लगेगा लगभग एक पीडीएफ में। तो इस प्रकार से इसमें भी लगभग 5 घंटे का समय लगेगा, यानी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वीकली वाला इसमें 5 घंटे, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स इसमें भी 5 घंटे और बिहार मंथली करंट अफेयर्स इसमें भी आपको 5 घंटे का वक्त लगेगा। कितना ऑथेंटिक है ये, इससे आप देख सकते हैं कि 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स में वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए हैं। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न आए हैं 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न आए हैं। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न हमारे एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स के पीडीएफ से टैली हुए हैं 40 में से, यानी 90% स्ट्राइक रेट रहा है इस बार। दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए आपको मात्र 600 रुपीज़ का एक बार वन टाइम पेमेंट करना है, और आपको सारे पीडीएफ वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से पेमेंट करना है? बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान में रखिएगा प्रियंका में, और आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर दोनों दिया गया है। पेटीएम, फ़ोनपे या यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो नंबर दिया गया है 7366005556। गूगल पे से भी पे कर सकते हैं, सेमी नंबर है, निशा रानी के नाम से अकाउंट रहेगा गूगल पे। आपको करना क्या है? ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर, सेमी नंबर है 7366005556 पे भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा। यदि आपको टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सअप सेमी नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा, वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएगा। भारत में कोरोना वायरस की किस तीसरी वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है? विच थर्ड वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूज इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF की तरफ से घोषणा करते हुए कहा गया है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ रूसी स्पुतनिक वी वैक्सीन के उपयोग की मंजूरी दे दी है। रूस की स्पुतनिक वी को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने वाला भारत 60वां देश बन गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ 3 बिलियन या कहिए 40% की कुल आबादी वाले देशों में इस टीके को मंजूरी मिल गई है। हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज भारत के लिए 125 मिलियन खुराक के पहले बैच का आयात करेगी, इंपोर्ट करेगी। भारत में चल रहे 2 अन्य टीके कौन कौन से हैं? भारत बायोटेक का इंडिया का स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन, और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER की नई महानिदेशक कौन बन गई हैं? Who has become the new Director General of the Policy Think Tank National Council of Applied Economic Research NCAER? The right answer is ऑप्शन नंबर A, ये बनी है पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता थिंक टैंक के वर्तमान प्रमुख शेखर शाह से पद ग्रहण करेंगी। यह पद संभालने वाली वह पहली महिला होंगी। वर्तमान में पूनम वाशिंगटन DC में विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री है। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के लिए RBI कितने रुपये का सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP आयोजित करेगा? फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 RBI विल कंडक्ट अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम GSAP ऑफ हाउ मच रुपीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख करोड़ रुपये का। इसके तहत RBI द्वारा 1 ट्रिलियन रुपये यानी 1 लाख करोड़
रुपये मूल्य के सरकारी बॉन्ड खरीदे जाएंगे। यह कार्यक्रम रेपो दर और 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड से होने वाली आय के बीच अंतर को कम करने में मदद करेगा। जीसैप 1.0 के तहत 15 अप्रैल को पहली खरीदारी की गई 25,000 करोड़ रुपए की। 20 मई को खरीदारी की जाएगी दूसरे दौर की 35,000 करोड़ की। भारत में टीवी मुक्त घोषित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू बी डिक्लेयर्ड टीवी फ्री इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप बना है। देश में लक्षद्वीप और बडगांव जिला जम्मू कश्मीर का टीवी मुक्त घोषित होने वाली पहली जगह बन गई है। यानी प्रश्न में इस तरह से पूछा जाए कि भारत में टीवी मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश ऑब्लिक राज्य कौन बन गया है, तो इसमें भी सही जवाब होगा लक्षद्वीप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मौके पर कहा कि भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश और एक जिले को टीवी मुक्त घोषित किया गया है। 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत के टीवी कार्यक्रम में केवल 18 लाख के लगभग टीवी मरीज सामने आए। ध्यान में रखिएगा कि भारत में विश्व के क्षय रोग यानी टीवी के 30% मरीज हैं और भारत ने 2025 तक देश को टीवी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि टीवी जो बीमारी होती है वो इसके जनक कौन है? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या क्या है? प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। भारत ने औपचारिक रूप से 100 करोड़ रुपये के गश्ती जहाज PS जोरोस्टर को किस देश को सौंप दिया है? इंडिया हैज़ फॉर्मली हैंडेड ओवर Rs 100 करोड़ पेट्रोल वेसल PS जोरोस्टर टू विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये दिया गया है सेशल्स को। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति बेवल राम कलावन के बीच आवासीय शिखर सम्मेलन वर्चुअल समिट हुआ है 8 अप्रैल को। PS जोरोस्टर सेशल्स के लिए विकसित चौथी मेड इन इंडिया गश्ती नाव है। भारत द्वारा उपहार में दिए गए अन्य जहाज कौन कौन से हैं? PS टोपाज सबसे पहले 2005 में, फिर PS कॉन्स्टेंट 2014 में और 2016 में पेट्रोल बोट हर्मिस। ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान कौन बन गई हैं? हु हैज़ बिकम इंडियाज यंगेस्ट फीमेल रेसलर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक गेम्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये हैं सोनम मलिक। 18 वर्षीय सोनम ने 9 से 11 अप्रैल 2021 को कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में महिलाओं के 62 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। सोनम ने ग्रुप बी के मैचों में चीन की जिया लॉन्ग और चीनी ताइपे की हसीन पिंग पाल को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। सोनम चर्चा में तब आई जब इन्होंने महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग के लिए हाल ही में 2016 रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को लगातार 4 बार हराया था। अब तक कुल 6 पहलवानों ने आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। महिला श्रेणी में 3 हैं, विनेश फोगाट, अंशु मलिक और सोनम मलिक, और पुरुष टीम में रवि दहिया, बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया। हाल ही में चर्चा में रहे थ्वाइट्स ग्लेशियर का संबंध किस क्षेत्र से है? थ्वाइट्स ग्लेशियर विच इज इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच एरिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका। इसे डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है। डूम्सडे ग्लेशियर मीन्स कयामत या प्रलय का दिन। थ्वाइट्स ग्लेशियर 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर के आकार और 120 किलोमीटर चौड़ाई के साथ सबसे अस्थिर पिघलने वाला ग्लेशियर है। एक अध्ययन में स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ गेथेनबर्ग के शोधकर्ताओं ने बताया है कि यह ग्लेशियर पहले से अनुमानित गति से भी तीव्र तेजी से पिघल रहा है। इसके संचय प्रभाव के कारण वैश्विक समुद्र का स्तर 10 फीट तक बढ़ सकता है और यह नीदरलैंड, मियामी और न्यूयॉर्क शहर जैसे तटीय क्षेत्रों को जलमग्न कर सकता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 13 अप्रैल 2021 को ई संता का उद्घाटन किया। इसका संबंध किससे है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड ई संता ऑन 13 अप्रैल 2021। टू whom is this associated with? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इसका संबंध है मत्स्य पालन यानी फिशरीज से। ई संता एक ऐसा बाजार है जो एक्वा किसानों यानी मत्स्य पालकों और संबंधित खरीदारों को इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग सुविधा का मंच उपलब्ध कराएगा। ई संता समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का ही एक अंग है। ई संता बाजार विभाजन को समाप्त करने के लिए एक डिजिटल ब्रिज है और यह बिचौलियों को खत्म करके
किसानों एवं खरीदारों के बीच एक वैकल्पिक विपणन उपकरण के रूप में काम करेगा। निम्नलिखित में कौन सा एक लैंडलॉक्ड यानी बंदरगाह विहीन देश है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड और पोर्टलेस कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नाइजर। मैप में ध्यान से इसे देखिएगा। यह पश्चिम अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमा लीबिया, चाड, नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किना फासो, माली और अल्जीरिया से मिलती है। इसका नाम नाइजर नदी के नाम पर रखा गया है। इस विकासशील देश को संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में लगातार निचला स्थान दिया जाता रहा है। 2018 और 2019 दोनों में यह 189 यानी लास्ट पोजीशन पर था। अभी न्यूज़ में क्यों है? नाइजर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम ने 3 अप्रैल को ओहियो मैडो महामडो को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। फाम मिन चिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फाम मिन चिन हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये वियतनाम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वियतनाम नेशनल असेंबली ने 5 अप्रैल को फाम मिन चिन को वियतनाम का अगला प्रधानमंत्री चुनने के लिए मतदान किया। निवर्तमान प्रधानमंत्री गुएन चुआन फुक को देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है क्योंकि इन्होंने वियतनाम के प्रधानमंत्री के तौर पर सेवा करने के लिए आयु सीमा को पार कर ली थी। सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम टीका उत्सव कब आयोजित किया गया? व्हेन वाज द मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम टीका उत्सव ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 11 से लेकर 14 अप्रैल 2021। डेट से संबंधित कई प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह दिन इसीलिए भी खास है क्योंकि 11 अप्रैल को समाज सेवी ज्योतिबा फुले और 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है और इसी दोनों जयंती के बीच में इनका आयोजन किया गया है। किस साहित्यकार की कर्मस्थली के रूप में विख्यात महमूदपुर गांव का नाम अब आधिकारिक तौर पर बदलकर परासौली कर दिया गया है? यह उत्तर प्रदेश में है। द नेम ऑफ महमूदपुर विलेज नोन एज द कर्मस्थली ऑफ विच लिटरेट्योर इज नाउ ऑफिशियली चेंज टू परासौली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। यह गांव उत्तर प्रदेश में मथुरा की गोवर्धन तहसील के निकट है। असल में इस गांव का नाम ऋषि पराशर की जन्मस्थली होने के कारण परासौली पड़ा था। इसके बाद महाकवि सूरदास की कर्मस्थली के रूप में विख्यात होने के बाद यह गांव साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। मुगल काल में इसका नाम बदलकर महमूदपुर कर दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज इंक्रीज द डिपॉजिट लिमिट फॉर पेमेंट बैंक्स फ्रॉम 1 लाख रुपीज टू हाउ मच? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2 लाख रुपये कर दिया है, 1 लाख रुपये से बढ़ाकर। रिजर्व बैंक ने 7 अप्रैल को मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि पेमेंट्स बैंक से कम आय वर्ग एमएसएमई गली मोहल्ले के छोटे दुकानदारों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचने में मदद मिली है। इससे पहले सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट को 5 लाख रुपये तक बढ़ाया था। देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ही आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक के लाइसेंस दिए थे। किस देश में स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने 6 अप्रैल 2021 को अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है? इन विच कंट्री बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज स्टार्टेड इट्स कमर्शियल ऑपरेशन ऑन 6 अप्रैल 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यह है संयुक्त अरब अमीरात में। इसकी राजधानी अबू धाबी के अल डफड़ा क्षेत्र में स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र अरब प्रायद्वीप में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है और ये फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है इन द होल अरब वर्ल्ड। इसका निर्माण अमीरात परमाणु ऊर्जा निगम और कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। इस परमाणु संयंत्र के पूरा होने पर इसमें कुल क्षमता के 5600 मेगावाट के साथ 4 रिएक्टर होंगे जो यूएई की मांग का लगभग 25% पूरा कर देंगे। एक समझौता ध्यान में रखिएगा, यूएई और अमेरिका के बीच हुआ था द्विपक्षीय समझौता, उसका नाम है 123 एग्रीमेंट। भू राजनीति संबंधी भारत के प्रमुख वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है? विच एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इंडियाज प्रीमियर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन जियोपॉलिटिक्स हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, छठा। इस 4 दिवसीय सम्मेलन जो कि 13 अप्रैल से 16 अप्रैल 2021 तक
का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया। यह भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना हिल साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में स्थित है, इसीलिए इसे रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। और इसका सबसे पहले आयोजन 2016 में किया गया था। 2021 का थीम क्या है इसका? वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलाइनर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। किस राज्य सरकार ने एंटीक वस्तुओं के भंडारण और प्रबंधन के लिए देश में अपनी तरह की पहली प्रणाली एडवांस एंटीक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम AAMS को लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एडवांस एंटीक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम AAMS, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिस्टम फॉर स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटीक गुड्स इन द कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, गोवा। लगभग 3 मीटर लंबा एडवांस एंटीक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम एक बंद कंटेनर जैसा दिखता है, जिसमें 350 किलोग्राम की क्षमता वाले 8 ट्रे शामिल हैं। वर्तमान में इस प्रणाली में कुल 83 एंटीक वस्तुओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर से जुड़ी एंटीक वस्तुओं के बारे में त्वरित जानकारी प्रदान करना तथा इनका बेहतर संरक्षण सूचीबद्ध करना है। सूचीबद्ध की गई कुल 83 एंटीक वस्तुओं में 10वीं शताब्दी का एक शिवलिंग है, जो कि सबसे पुरातन यानी सबसे पुराना वस्तु है। अरब जगत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसका चयन किया गया है? Who has been selected as the first female astronaut of the Arab world? The right answer is option number D. इनका नाम है नोरा अल मात्रोसी, यही है। UAE में जन्मी 27 वर्षीय नोरा एक मैकेनिकल इंजीनियर है और वर्तमान में आबू धाबी की नेशनल पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत है। नोरा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स की भी सदस्य है। UAE के अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम के लिए चुने गए आवेदकों में नोरा अल मतरोसी के अलावा मोहम्मद अल मुल्ला, यही है। दोनों उम्मीदवारों को UAE में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। होप मिशन है, ध्यान में रखिएगा, UAE का, जिसे मंगल के कक्षा में पहली बार पहुंचाया गया है। किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आम जनमानस को संस्कृत सिखाने वाले एक ऐप लिटिल गुरु की शुरुआत की गई है? इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर IGCC ऑफ द हाई कमीशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, बांग्लादेश। ढाका में है यह उच्चायोग। यह ऐप विश्व भर में विद्यार्थियों, धार्मिक विद्वानों, भारतविदों और इतिहासकारों के बीच संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से चलाए जा रहे अभियान का एक हिस्सा है। संस्कृत को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अनुकूल वैज्ञानिक भाषा माना जाता है। यह ऐप संस्कृत सीख रहे लोगों और संस्कृत सीखने की इच्छा रखने वाले लोगों को खेल प्रतियोगिता, पुरस्कार जैसे आसान और मनोरंजक तरीके से संस्कृत भाषा सीखने में मदद करेगा। नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व NNTR किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व NNTR लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, यह है महाराष्ट्र में। नगजीरा वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के भंडारा गोंडिया जिले के बीच स्थित है। निकटतम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है NH53। NTR में नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव वन्यजीव अभयारण्य, नगजीरा वन्यजीव अभयारण्य, नवीन नगजीरा वन्यजीव अभयारण्य और कोका वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। न्यूज़ में क्यों है? NNTR में लगी फॉरेस्ट फायर यानी वनाग्नि को बुझाने के लिए चलाए जा रहे एक ऑपरेशन के दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई है। रणनीतिक रूप से यह टाइगर रिजर्व केंद्रीय भारतीय बाघ परिदृश्य के केंद्र में स्थित है, जहां देश की कुल बाघ आबादी का 1/6 पाया जाता है। दिसंबर 2013 में इसे भारत के 46वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो जबरदस्त फॉरेस्ट फायर यहाँ पर लगी थी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में 3 बैंडेड रोजफिंच नामक पक्षी की नई प्रजाति की उपस्थिति दर्ज की है? इन विच स्टेट हैव साइंटिस्ट फ्रॉम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ a new species of 3 banded rosefinch? The right answer is ऑप्शन नंबर D, अरुणाचल प्रदेश में। यह पक्षी प्रजाति प्राय दक्षिणी चीन और भूटान में पाई जाती है।
इस पक्षी प्रजाति को पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश में समुद्र तट से लगभग 3800 किलोमीटर ऊंचाई पर देखा गया है, जो कि भारत की जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पक्षी को पहली बार इतनी ऊंचाई पर देखा गया है। इसके साथ ही यह भारत में पक्षी परिवार की 1340वीं प्रजाति बन गई है। 2016 के बाद से भारत में पाई जाने वाली पक्षी प्रजातियों की सूची में 104 नई प्रजातियां शामिल की गई हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सीडीबी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शिव सुब्रमण्यम रमन एस रमन। इनकी नियुक्ति 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए की गई है। 1991 बैच के ये भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा अधिकारी है। सीडबी एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। सीडबी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण एवं विकास के साथ साथ समान गतिविधियों से जुड़े संस्थानों के कार्यों के समन्वयन के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति का नाम क्या था जिनका निधन हाल ही में हो गया है? व्हाट वाज द नेम ऑफ द हस्बैंड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑफ ब्रिटेन हु पास्ड अवे रिसेंटली? यही हैं क्वीन एलिजाबेथ और यही इनके पति थे जिनका देहांत हाल ही में हो गया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, प्रिंस फिलिप। 9 अप्रैल को ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1947 में ब्रिटेन की राजकुमारी एलिजाबेथ द्वितीय से विवाह किया था, जो कि ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला है। इन्होंने अपना कार्यकाल 6 फरवरी 1952 को शुरू किया था, जो अभी तक जारी है। प्रिंस फिलिप का जन्म ग्रीस में हुआ था 1921 में और ये ग्रीस के राजकुमार एंड्रयू के इकलौते पुत्र थे। राजकुमारी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ विवाह के बाद प्रिंस फिलिप को ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, अर्ल ऑफ मेरियोनेथ और बायरन ग्रीनविच की उपाधियों से सम्मानित किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल सुपासे का संबंध किससे है? द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन रिसर्च पोर्टल सुपासे इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुपासे का फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष एस बोबडे ने इसे हाइब्रिड सिस्टम और मानव बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के एक सही मिश्रण के तौर पर वर्णित किया है, जो मानव बुद्धि के साथ जोड़ा गया है। सुपासे 6 अप्रैल को लॉन्च किया गया। न्यायाधीशों को डेटा के संग्रह, तथ्यों की खोज, शब्दों को संसाधित करने में सहायता करेगा और जिसके बदले में समय की बचत और कार्य दक्षता में सुधार होगा। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का पीडीएफ संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको कैसे मिलेगा, इसके बारे में तो जानकारी दी गई है। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। भारत के आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ाने के लिए किस बहुहितधारक पहल का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा 7 अप्रैल 2021 को किया गया है? टू इंक्रीज द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया which multi-stakeholder initiative was launched by Union Health Minister Harshvardhan on 7th April 2021. The right answer is option number B. इसका नाम रखा गया है अनमाया। यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री के साथ मिलकर शुरू की गई एक बहुहितधारक पहल है। सहयोगी बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पिरामल फाउंडेशन है। सहयोग का उद्देश्य विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों के प्रयासों को परिवर्तित करके भारत के आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण पर्यावरण प्रणाली को बढ़ाना है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।